अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट्स, उसके बाद आखिर कब तक में उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली जो डेवलपमेंट है वो है कि फ़ोन टेपिंग की इजाज़त जो वफाकी काबीना ने 2 रोज़ कबल दी थी, उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। जैसा कि हमने कल रात के प्रोग्राम में आपको बताया था, उस पर बात भी की थी कि लाहौर हाई कोर्ट में भी ये चैलेंज हो चुका है और अब इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और ये चैलेंज किया है पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 अरकान ने, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अनटिल इसका फ़ैसला नहीं होता, इस डिसीजन को, जो काबीना का डिसीजन था, पार्लियामेंट का नहीं था, इसको जो है मुअत्तल कर दिया जाए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम करने से रोक दिया है टिल आई थिंक 20 जुलाई। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी डेवलपमेंट जो है ये अवामी मफाद के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो बेंच था, जो 20 जून को, जिसने 2 रुकनी बेंच था और उसके बाद उसको लार्जर बेंच में लाकर तो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल किया गया था, और लाहौर और पंजाब में जो बेंचेस ट्राइब्यूनल काम कर रहे थे उनको भी मुअत्तल किया गया था। और मैं समझता हूँ कि आज जब 5 माह हो चुके हैं इलेक्शंस को और एक आइनी बाइंडिंग होती है कि ट्राइब्यूनल्स जो है 180 डेज़ मींस कि 6 माह के अंदर फ़ैसला करेंगे इलेक्शन की जो अज़रदारियाँ हैं, तो 5 माह तो ऐसे ही गुजर गए हैं खेलते खेलते। और ये मैं समझता हूँ कि रियासती इदारे जो हैं, हुकूमत जिसे हम कहते हैं, उसकी इसमें जो है मैलाफाइडी नज़र आ रही है। वो चाहते ही नहीं हैं कि इलेक्शंस में जो धांधली के इल्ज़ामात ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई तहकीकात हो सके, उनके फ़ैसले हो सकें। इसके अलावा एक डिसीजन जो कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की गैर मौजूदगी में रियासत के ख़िलाफ़ जो 9 मई के मुकदमात थे, उनमें 3 मुकदमात में उनकी ज़मानत खारिज की थी, तो आज उनके को रिटन स्टेटमेंट भी आ गया जिसका लुब लुबाब ये है कि रियासत के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले को ज़मानत नहीं मिल सकती। मैं समझता हूँ विदाउट सपोर्टिंग एनीवन कि मेरे ख़्याल में किसी भी ज़मानत केस में, हमारे साथ वकील साहब भी बैठे हैं, हम इनसे पूछेंगे कि इस किस्म की ऑब्ज़र्वेशन जो है वो ज़मानत केस में दी जानी, और स्पेशली जब आप बार बार कह रहे हों सुप्रिटेंडेंट जेल को कि उनको जो है ऑनलाइन आप लेके आइए, उनकी हाज़िरी यकीनी बनाए और वो ना बनाए, और आप जब उनकी साजिश को, उनकी ज़मानत को मुस्तरद करते हैं, तो ये 3 अबूरी जो ज़मानतें मनसूख की थी उसमें जो है डिसीजन में रिटर्न में लिखा गया है। और फिर जिस पे सबकी पाकिस्तान की नज़रें हैं, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो कि पहले इलेक्शन कमीशन ने बंदरबांट से पीपल्स पार्टी और नून लीग को दे दी थी, उनके ऊपर जो लार्जर बेंच की 8 समातें हुई, उनका जो फ़ैसला है आज जो है पहले डिसाइड किया गया था कि 3 रुकनी बेंच हेडेड बाय काजी फ़ाइज़ ईसा, उसका फ़ैसला सुबह 9 बजे सुनाएंगे। लेकिन अब उसमें कुछ रजिस्ट्रार ने चेंज किया, अभी की डेवलपमेंट है। अब ये जो फ़ैसला है कल 12 बजे फुल बेंच सुनाएगा, और मेरे ख़्याल में ये बेहतर भी है कि जब केस फुल बेंच ने सुना है तो फ़ैसला भी फुल बेंच को ही सुनाना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में हम जो चीखते चले आ रहे थे कि किसानों के साथ इस गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो जुल्म किया है, उसके बाद अब हमने देखा कि आटे का बुरान जो है सर उठाने लगा है, और पाकिस्तान भर की फ्लोर मिलों ने टैक्स नफाज के ख़िलाफ़ हड़ताल कर दी है, चक्कियाँ भी बंद हो गई हैं, और कराची समेत मुख्तलिफ़ शहरों में आटे की किल्लत पैदा हो चुकी है। अब देखें इसको कैसे को करते हैं। हमने ये देखा कि पेट्रोलियम वाले पेट्रोल पम्प एसोसिएशन ने जब एहतजाज किया तो फिर उन्होंने उनके ऊपर भी 0 पॉइंट समथिंग जो टैक्स था उनकी सेल पे, वो भी वापस ले लिया। ये भी ले लेंगे। फिर हम पूछेंगे इस हुकूमत से कि आप जो IMF का नाम लेके अब आवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं, उनको बीच चौराहे में बरहना कर रहे हैं, तो फिर ये क्या ड्रामा हो रहा है। और इसके अलावा जमात इस्लामी ने कल का धरना मुलतवी करके इसको आशूरा के बाद 26 जुलाई की इसकी तारीख दे दी है। मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। महमूना हुसैन हैं, तजिया निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं। वेलकम टू द शो जी। और सरदार आसिम जवेद साहब हैं, जूरिस्ट हैं, वैसे भी तजिया निगार भी हैं। वेलकम जी। महमूना बताइए कि ये फ़ोन टेपिंग की इजाज़त
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, कल इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और ये अब किया है पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 अरकान ने, लेकिन कल तक की अपडेट ये थी कि 7 अरकान ने इसकी मुखालफत की थी पाकिस्तान बार कौंसिल की। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इससे पहले माजी के कुछ बयानात अगर हम खोल के देखेंगे फ़ोन टेपिंग के ऊपर, बानी पीटीआई ने ये बात कही थी कि होनी चाहिए, ठीक है, और ताकि करप्शन को रोका जा सके। और जितने हमारे एग्जेक्टिव ओहदों के ऊपर लोग तैनात हैं उनकी फ़ोन टेपिंग होनी चाहिए। मैं समझती हूँ अगर करप्शन को रोकना है ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके रिश्तेदारों की, उनके मुलाजमीन की भी होनी चाहिए, जो कि ये बहुत ज़्यादा करप्शन का बाज़ार गर्म है, इसको काफ़ी हद तक इस सेंस में कंट्रोल भी किया जा सकता है। और मैं मज़ीद इसके ऊपर रोशनी अगर डालूं कि ये जो ऑडियो लीक, वीडियो लीक और नज़र ठहरती है सबकी आके नून लीक, तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि इसका रेफरेंस अगर मैं माजी का दूँ कि ये नून लीक की बुनियाद नहीं है, वीडियो लीक, ऑडियो लीक, जो कि अभी इस सेंस में, इस तनाज़र में हमारी पब्लिक लेती है। दर हकीकत ये गुलाम हैदर वाई के दौर से इसका सिलसिले का आगाज़ हुआ, जब सिर्फ प्रिंट मीडिया था, डिजिटल दौर इतना नहीं था। चंद एक प्रिंट मीडिया पे खबरें हुआ करती थी और पीटीवी में चंद खबरें हुआ करती थी। उस वक़्त इसलिए ये सिलसिला पेश आया जब इन्होंने पर्सनली लोगों को भर्तियां की और बहुत सारे लोगों को, अपनी बरादरी के लोगों को प्रमोट किया और फिर इस सेंस में आके इस चीज़ को एक्सपोज किया गया। और मैं समझती हूँ कि एग्जेक्टिव ओहदों की फ़ोन टेप अगर होती है तो वो होनी चाहिए ताकि हम तमाम चीज़ों को पकड़ में ला सके, इनके आगे शिकंजे को टाइट करें। दर हकीकत इनके बैक डोर खुले होते हैं और ये कानून बनाने वाले भी यही लोग हैं, आइन को तोड़ने वाले भी यही हैं, और ये आइन भी ऐसा तश्कील देते हैं जिसमें ये शिकंजे में ना आ सके। और दूसरे सबसे मेन अहम पॉइंट, मैं ऐसे बहुत सारे मिल ऑनर्स को भी जानती हूँ जिन्होंने अपने मुलाजमीन के खाते से अकाउंट खुलवाए होते हैं अपने टैक्सेस को बचाने के लिए। तो ये पॉलिटिशियंस क्या नहीं करते होंगे? नहीं काशिफ साहब, मेरा बात करने का मकसद है कि ये पॉलिटिशियंस क्या नहीं करते होंगे। आपने मिसाल तो दे दी तरीके इंसाफ के चेयरमैन की, लेकिन जो परवेज़ रशीद साहब की और इनकी गुफ्तगू सहाफ़ियों के बारे में लीक हुई थी, उसके ऊपर भी आज मीडिया जो है, सोशल मीडिया ख़ास तौर पर मरियम सफदर की जो है वो वीडियो दिखा रही, तो उसको भी कोड कीजिए ना, वो क्या कहती थी और आज क्या हो रहा है? देखिए, हर दौर में जब इन लोगों की अपनी लीक होती है, वीडियो लीक या ऑडियो लीक, तो फिर प्रॉब्लम होती है। चाहे वो बानी पीटीआई है, पहले माजी में जब वो इक़्तिदार में नहीं थे उनके बयानात खोल के देखें, वो बयानात कुछ और होते हैं। फिर नून लीग की अगर बात करते हैं तो वो लोग भी ऐसे कहते हैं, हाँ जी खोलिए खाते, दिखाइए सबको, लेकिन जब उनके ऊपर बात आती है तो भी ये मामला। सरदार साहब से पूछ लूँ, लेकिन वन लाइन आंसर मुझे दे दीजिए। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, एजेंसियाँ हर दौर में, हर मुल्क में ये काम करती हैं अपनी रियासत को बचाने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी रियासत में खुल्लम खुला इस तरह इजाज़त तो मैंने ना पढ़ी है ना देखी है कि हुकूमत ने इजाज़त दी हो, इसीलिए ये चैलेंज हो रहा है। आपका टेक? जी, बात ये है कि बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हुए, बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिससे ये स्टेप लिया और लेना चाहिए भी, क्योंकि माजी में बहुत सारे लोग कुछ ऐसा काम करते हैं लेकिन उसको फिर पसे पुश्त ये कि वो उससे इनहराफ कर जाते हैं कि ये इसका सिरे से वजूद ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है, ये एक वतीरा रहा है, और फिर एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं लोग। तो इसी चीज़ को इसमें मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ जो ऑब्जेक्शनेबल बात लोग कर रहे हैं, वकला भी कर रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी है, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस भी है। या फिर ऑफिशियल नंबर देने चाहिए काशिफ साहब, जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए यूज हो। अगर वो टेप होते भी हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो होते हैं, इनके सारे डिपार्टमेंट्स के होते हैं ना, लेकिन फिर उसमें इनको इशू नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि आप एक सरकारी मुलाजिम है, आपको जवाबदेही देनी है, पब्लिक को भी देनी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज तक आप पब्लिक के पैसे से, पब्लिक के टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं, आप प्रोटोकॉल लेते हैं, आप मुराद लेते हैं,
फिर आपको जवाबदेही भी पब्लिक को देनी चाहिए, जबकि पब्लिक के साथ तो मक्खी और मच्छर जैसा सलूक किया जाता है। उनको समझते कौन है? कुछ आपसे थोड़ी सा डिफर करूंगा, क्योंकि अब तो हम जो अकाउंटेबिलिटी का तो पाकिस्तान में नाम ना ही लें, और करप्ट लोगों को जो सजाएं मिलने का तस्वर होता है किसी रियासत में, वो तो मैं समझता हूँ कि हमारे अब चाहिए इनको कि ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब को इसको आइन से खारिज कर दें। सज़ार साहब कैसे देखते हैं? फ़ोन टेपिंग इस्लामाबाद में भी चैलेंज कर दिया और पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 अरकान ने इसको चैलेंज किया है। आप समझते हैं कि बार कौंसिल के जो अरकान करें तो उसकी कोई वर्थ है? और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इसको स्टे करेंगे? क्योंकि आज उन्होंने जो फ़ैसला दिया है उससे कौम में मायूसी फैली है कि उन्होंने ट्राइब्यूनल्स को रोक दिया है टिल 20 जुलाई, और मैं समझता हूँ कि ये अवाम के हकूक़ पे ये भी डाका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खान साहब। आपका सवाल जो है उसका पहला जो जुज़ था वो ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के जो 6 अरकान ने फ़ोन टेपिंग के मामले को चैलेंज किया है। देखें कि ये पर्सनल लाइफ जो है उसकी गारंटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि उसको किसी तरीके से वायलेट नहीं किया जाएगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, और ये डायरेक्टली जो है वो किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस के मुतरादिफ हो। इसीलिए पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान ने यह मुनासिब समझा कि इसको अदालतों में चैलेंज किया जाए। उन्होंने अदालतों में चैलेंज किया है, और जो वकला कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत जो है वो उनके पीछे खड़ी है, वो इस बात में उनके साथ है। वो ये समझती है कि ये बिल्कुल गलत बात है। अगर उन्होंने, पहली बात तो यह है कि हुकूमत का ये नोटिफिकेशन जारी करने का कोई इख्तियार ही नहीं था। अगर वो ये समझते हैं तो उनको एक बाकायदा कानून साजी जो है इसके बारे में कर सकते हैं, इसके बारे में वो एक्ट लेके आ सकते हैं, इसके बारे में वो आर्डीनेंस लेके आ सकते हैं। छोटे छोटे मामलात पे वो आर्डीनेंस लेके आ जाते हैं, कानून साजी करते हैं। तो इसको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उन्होंने इसको इसमें डाल दिया, जो बिल्कुल गैर आइनी है, गलत है। और मैं भी पाकिस्तानी वकला कम्यूनिटी होने के नाते से मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ। ये बिल्कुल एक गलत है और गैर आइनी। एक ले लीजिए क्वेश्चन, आप इसको इंटरलिंक करते हैं? क्योंकि जिस तरह बाबर स्टार साहब, जस्टिस बाबर स्टार साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे जजेस जो है ऑडियो लीक्स के ऊपर वो कंटेम्प्ट भी लगा रहे हैं और उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो क्या ये उसको कहीं काउंटर करने के लिए तो नहीं किया गया? ये जी, ये एक जो है वो इसके पीछे ये सोच है कि देखा ये जाए कि जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियोस लीक हुई हैं, तो उन्होंने ये सवाल उठाया था कि ये आप जो जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है उन्होंने किस कानून के तहत की है। चूँकि ये कोई कानून इस वक्त ना तो पाकिस्तान में है, ना बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो किसी बंदे की प्राइवेट गुफ्तगू उसको रिकॉर्ड किया जा सके। जहाँ तक मेरी ये बहन ने कहा है कि करप्शन रोकने के लिए ये मामन साबित हो सकता है, तो करप्शन को रोकने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है इनका अपना जो माजी बिल्कुल आप देख लें कि ये कहाँ से आए हैं और इन्होंने किस तरीके से मामलात को हैंडल किया, और जिस दिन इन पे चार्ज फ्रेम होना था उस दिन ये आके वज़ीर आज़म बने और अपने केसेस को इन्होंने किस तरह ख़त्म किया है। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि इनकी मद्देनज़र जो है करप्शन खत्म करने के तो हर डिपार्टमेंट के अंदर उनका इंटरनल जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी वो हुआ करता था आज से 25-30 साल पहले, लेकिन इन करप्ट हुक्मरानों ने उसको भी स्लो डाउन करके ख़त्म कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये हुक्मरान जब करप्ट होते हैं तो उसकी जो चीज़ें होती हैं वो नीचे तक जाती हैं। तो हुक्मरानों के करप्ट होने की वजह से ये नीचे जो है वो तमाम आहिस्ता आहिस्ता कौंसलर्स, नाज़म, चेयरमैन और उसके अलावा सरकारी मुलाजमी, यूनियन कौंसल तक जो है वो करप्शन जो है वो फैली है। जी, ऊपर से जो नीचे आती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, वो रियासत को नुकसान पहुँचाती है। एग्री। मेमूना बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम करने से रोक दिया है। उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की एक दरख्वास्त पर जो है, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उनको इंट्रा जो है कोर्ट अपील में जाना चाहिए था, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए
और जो पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल काम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया। तो फिर ये अगर आप जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की वजह से सब कुछ हो रहा है और वो अभी इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी नहीं बनने दे रहा और उसमें अगर स्टे हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में 1 माह के बाद तो टाइम भी ख़त्म हो जाना था, क्योंकि आप 145 डेज़ के अंदर अगर आप अपील करते हैं तो 180 डेज़ में फ़ैसला होना चाहिए। तो ऐसे ही चलेगा सारा कुछ कि आप क्या समझती है ये? काशिफ साहब, सबसे पहले तो जो एक एलिगेशन था दरख्वास्त गुजार का कि ट्रिब्यूनल जो है वो उसको चेंज किया जाए, मतलब वो गैर जानबदार नहीं है। नहीं, उन्होंने सबसे 22 जुलाई लगाया था ना? जी, ये इसी चीज़ के ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि 22 जुलाई को वो चेंज होगा, फिर उसके बाद डेफिनेट केस को समझा जाएगा। नो डाउट के उसमें फिर रूटीन की कार्रवाई होती रहेगी, गवाहान पेश नहीं होंगे, यानी ये पेशरफ्त है। ऐसा नहीं है कि उनको काम करने से नहीं रोका, मगर इसमें जो हिले बहाने दिखाई गए। आपको पता है कि इस्लामाबाद की तीनों सीटों पर आप फॉर्म 45 तीनों जो कैंडिडेट हैं जो जीते हुए हैं वो नहीं दे रहे हैं, और वो टेक्निकल जो मैं उसी जानिब आ रही थी काशिफ साहब। बात ये है कि ये जो मामलात जिस तरीके से तखीरी का शिकार है, जिस तरीके से डिले किया जा रहा है, इन डिले करने की वजह ये है कि आप इस काम को इतना लटका दें कि वक्त को जो है ना टन्योर पूरा होता चला जाए। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ काशिफ साहब। माजी की कुछ मिसालें, जी हम माजी को नहीं डिस्कस करते ना, आप तो आपको पता है डिजिटल मीडिया का दौर है आजकल के। तो नहीं काशिफ साहब, मेरा मतलब कि ये स्टे की जो आपने बात की है, इस रेफरेंस के ऊपर मैं अगर 2 ही नाम, और बहुत सारे नाम तो बहुत सारे हैं जिन्होंने स्टे पे अपना टेन्योर पूरा किया, जिनमें एक ख्वाजा साद रफीक है जो कि वजीर रेलवे रहे हैं, फिर इसके बाद कासम सूरी हैं जिन्होंने अपना टेन्योर स्टे पे पूरा किया। होना तो ये चाहिए, हमारा आइन तो ये कहता है। लेकिन उस वक्त सुन लीजिए, फॉर्म 45 और 47 उस वक्त नहीं थे। ये इस दफ़ा इन्होंने जो इलेक्शन एक्ट 2017 के बाद फॉर्म 45 ये अब लेके आए, बल्कि 2023 में जो अमेंडमेंट नहीं कहूँगा, इन्होंने जो इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की है। अमेंडमेंट होती रहती है। जब इन्होंने एक थोड़ा सा, मैंने पहले भी आपको ये वर्ड दोबारा मैं यूज़ कर लूँ कि बैकडोर्स रखे होते हैं जिसमें ये किसी भी शिकंजे में ना आ सके। फिर उसके बाद ये जितना भी मामला तखीर किया जा रहा है, जितना डिले होगा, ये फायदा PMLN को ही इसका अल्टीमेटली होगा। देखिए, हम फायदा नहीं देना चाह रहे, मगर काम में जो तखीरी होती है उसमें फायदा मिल जाता है। अब इसमें से इलेक्शन कमीशन को बेल आउट कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। आपको पता है कि रूल्स के मुताबिक 1 साल के बाद आप सारे जो बैग्स होते हैं आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रिकाउंटिंग भी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रही, होना तो ये चाहिए, अगर हम आइन और कानून की बात करते हैं, होना तो ये चाहिए कि स्टे होना ही नहीं चाहिए इन लोगों का, क्योंकि इस तरह स्टे के ऊपर ये लोग अपने टेन्योर पूरे कर लेते हैं और फिर ये मामला जूं का तू रह जाता है। यानी जब लगे कि काउंटिंग ठीक नहीं हुई है और ये फेक काम हुआ है, वहीं पे स्टे होना नहीं चाहिए। मामूना, मुझे एक बात बताइए, माजी में तो खैर चलो पूरे आपकी बात ठीक है, 5-5 साल भी गुजरते रहे, लेकिन लाहौर के अनवार हुसैन साहब जो मौजूद जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने जिस तेज़ी से ये केसेस चलाए या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलाए, तो आप इसको बेहतर नहीं समझती हैं कि फौरी तौर पे इनके फैसले करके और इनको जो है क्लियर कर दिया जाए, जो भी जीता है वो आ जाए सामने? देखिए काशिफ साहब, फौरी तौर पे होना चाहिए। होना तो यही चाहिए कि हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में जो देरी की जाती है ना, ये बिल्कुल नहीं, इसमें मैं समझती हूँ कि लेट नहीं होना चाहिए। कहीं पे झोल होती है तो उसको फौरी तौर पे एक्टिवली डील करना चाहिए, ना कि उसमें डिले करके आप वक्त दें। ये काम हमारे ने पाकिस्तान में इस चीज को स्टॉप होना चाहिए। तकरीबन 6 सीटों के ऊपर बड़ी सीटें जो हैं, जिसमें मरियम की भी थी, उन्होंने जब सब कुछ मांगा तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने स्टे कर दिया, उन्होंने फॉर्म 45 मांगे, ठीक है जी, उसमें शहबाज शरीफ की ओन चौधरी की सीट थी, बाकी सबकी सीटें थी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक जो है इलेजिटिमेट जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कहेंगी आप? बिल्कुल, जिसको अवाम ने वोट नहीं दिए। ऐसे ही हो रहा है ना, यही चीज तो मैं कह रही हूँ। स्टे सिरे से देना ही नहीं चाहिए और फिर शफाफ तरीके से अगर देखिए कि रिकाउंटिंग हो और जिसका राइट बनता है वो जाके इख्तिदार में बैठे। जी सरदार साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज रोक दिया है, फॉर द टाइम बिंग तो रोक दिया,
द वे, क्योंकि वो टेक्निकल सहारा लेना जा रहे थे। हमने देखा कि वो तीनों कैंडिडेट जो थे, राजा साहब और दूसरे वो जो तारिक फजल चौधरी साहब, वो बड़े वोकल हैं। और पहले वो कहते थे, फिर कल कह रहे थे कि जी मैंने फॉर्म 45 जमा करा दिए, जितने भी कराए हैं, छोड़ें इस बात को। तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ ये जो है जो कुछ किया गया है 45 और 47 में, इसको डेलिबरेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि उनका डिसीजन आ गया है, हम उस पर बात कर सकते हैं। तो ये आप नहीं समझते हैं कि ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा इंतखाब जो है, इलेक्शन जो है मुतनाज़ा हुआ है, उसको और रगेदने के मुतरादिफ है अगर इसको हम सॉल्व आउट नहीं करेंगे, सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी बाबत हुक्म तनाई जारी की है, तो चूँकि कानून के मुताबिक 180 दिन में ट्रिब्यूनल ने फ़ैसला करना होता है, तो इस वक्त जो हल्के इस्लामाबाद के खुले थे, उनके फॉर्म 45 सोशल मीडिया पे भी आए हुए हैं और वैसे भी आम लोगों की दस्तरस में हैं। तो वो ये जो हुक्म इम्तनाई है, ये इससे हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उसने सुख का सांस लिया है। उनकी जो सांस फूले हुए थे, उसमें थोड़ा सा एक इत्मीनान उनको मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल हुक्म इम्तनाई जो है वो जारी नहीं करना चाहिए था, चूँकि ट्रिब्यूनल जो है वो एक कानून के मुताबिक काम कर रहे थे। जहाँ तक बात ये कर रहे थे कि जी वो बाइस्ड हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो ये देखें, ये एक इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। थोड़े दिन पहले तो उन्होंने कहा था इल्ज़ाम के बगैर आप सबको कंटेम्प्ट के नोटिस भी किए, और आज आपने उसको स्टे दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जी ये इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। आप किसी को भी कह सकते हैं जी आप बायस्ड हैं, आप जो हैं वो सही फैसला नहीं कर रहे। देखें, वो मुअज़्ज़ज़ जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उनकी रेपुटेशन पूरे पाकिस्तान में एक मिसाली रेपुटेशन है। तो वो बड़ी तेज़ी के साथ इस फैसले की तरफ जा रहे थे, और इन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पे जो है वो वहाँ से हुक्म इम्तनाई हासिल किया है। तो मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जो ही ये पेश होते हैं, तो ये जो पूरा मौक़िफ़ जब हाई कोर्ट सुनेगी, तो मुझे यकीन है कि ये हुक्म इम्तनाई जो है वो बहुत जल्द। आज जो दाऊद एडवोकेट ने वो जो उनके ख़िलाफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो एप्लीकेशन दी है, उसको भी एक्सेप्ट करके फ़ैसला महफूज कर लिया जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, क्योंकि इसके जो इनके डिसीजंस हैं, क्योंकि टेरियान केस में इनका मिसकंडक्ट भी है, और पीटीआई ने कहा था कि जी हम जा रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो आप नहीं समझते कि अपने साथी जजेस, जिनमें से 6 जजेस ने ख़त लिखा था कि जी हमारे इंटरफेरेंस हुई है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो उनके ऊपर अगर एक वकील उठकर इस किस्म का जाली डिग्री का जब इल्ज़ाम लगाता है, तो उसको एंटरटेन करना चाहिए था किसी भी चीफ जस्टिस को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये 199 का जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड है। इस हवाले से देखें कि उसमें जब कोई अल्टरनेटिव इनके पास रेमेडी अवेलेबल ना हो, तो वो 199 में जो है वो टेकअप किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस वक्त इफेक्टिव है और वो काम भी कर रही है। इससे पहले आपने देखा कि जस्टिस सैयद मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की, तो ये तो बड़ा एक वाज़िया फोरम था, उनके पास मौजूद था, वहाँ पे जाना चाहिए था। ये एंटरटेनेबल नहीं थी। ये मेरा ख्याल ये है कि इसको इल्मिनी खारिज करना चाहिए था और इसको जुर्माने के साथ खारिज करना चाहिए था। जी, लेकिन मेरी तवक्को के बरक्स ऐसा हुआ। जो जजेस के ख़िलाफ़, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जो उनको मेलाइन किया जा रहा है, जो उनकी मतलब जो है किरदार कशी की जा रही है, ज़रा मुख्तसर सा बता दीजिए कैसे देखती हैं आप उसे? सबसे पहले मैं इन वन लाइन में अगर मैं कहूँ तो हमारा ये इदारा भी डिपोलिटिसाइज नहीं है, इन्फ्लुएंस है, और जिसकी वजह से नहीं है, नहीं, ये इन्फ्लुएंस की वजह से ये अपने गैर जानबदार फैसले ही नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये डिबेटेबल प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, मतलब ज़रा डिबेटेबल है, आपकी ओपिनियन से मैं डिफर नहीं करता, लेकिन पॉलिटिक्स साइंस तो पाकिस्तान में तमाम ही इदारे हैं। सफीना, वेलकम टू द शो। फोन टेपिंग की जो इजाज़त दी है पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट ने 2 रोज़ कबल, हाउ डू यू सी इट? पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में, किसी स्टेट में, रियासत में किसी गवर्नमेंट ने कभी मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इजाज़त दी हो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं
वो हर एक का फ़ोन टेप कर सकती हैं। आल्दो के सब एजेंसीज जब सलामती की बात आती है, सॉवरेनिटी की बात आती है रियासत की, वो करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स की तरफ से इजाज़त, आपका टेक? पहली बात तो पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर सरेआम फोन टेपिंग होती रही है। पास्ट में इमरान खान साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि जनाब मैं तो चाहता हूं हमारे ISI जो है वो सबके फोन टैप करे, इसमें बुराई क्या है, उनके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का अगर हम हाल ही में एक स्टेटमेंट देखें तो वो शिकायत करती हुई मिलती हैं कि जी हमारे फोन टेप किए गए हैं, हम चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। माजी में मियां साहब जो हैं वो इसके बारे में कहते हैं, लेकिन जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके वालिद की, उनके चचा की हुकूमत आती है, उनकी पार्टी की हुकूमत आती है, तो वो लोग इस चीज को इंडोर्स करते हैं और वो अलाउ करते हैं। सो अब आप मुझे बताएं कि जब गवर्नमेंट, जब आपके और मेरे नुमाइंदा जिनको हम भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि वो हमारे हकूक की जंग लड़ेंगे, वो पार्लियामेंट में हमारी उन चीजों की हिफाजत करेंगे जिसको शायद कोई दूसरा अपनी पावर से मिसयूज कर सकता है, जब वो सियासतदान खुद ही अपने उस राइट को विड्रॉ कर लेंगे, तो मैं और आप मीडिया के ऊपर बैठकर क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम बोल सकते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते। वैसे लीगली तौर पर अगर आप मेरे से पूछें तो पहले पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे फोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड की जाती थी, अब लीगली हो जाएगी। तो अच्छा है, खुल के हमें पता तो चल जाया करेगा कि किस किस के कहां कहां क्या क्या फोन कॉल टेप होती है। दूसरी आपने पूछा कि पूरी दुनिया में, यस पूरी दुनिया में भी फोन कॉल्स टेप होती हैं। स्टेट जो होती हैं वो फोन कॉल टेप करती हैं। 9/11 का इंसिडेंट बहुत बड़ा है, जब लोगों के घरों में सिर्फ अपनी एक कॉन्वर्सेशन के दौरान भी जब कुछ जिक्र कर लिया जाता था तो फोर्सेस जो है उन लोगों के घरों तक पहुंच जाती थी। तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर कोई अचंभे की चीज हो गई है। रियासतें जो हैं वो अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसी मेजर्स लिया करती हैं, और अगर मुझे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, खुदा ना खास्ता हमने कोई स्टेट के खिलाफ बात नहीं करनी है, जो करेंगे वो भुगतेंगे। यही मैंने आपको पहले कहा कि ये तो काम तमाम दुनिया में होता है, लेकिन जो मेरा जो एसेंस था मेरे क्वेश्चन का वो ये था कि गवर्नमेंट्स की तरफ से इजाज़त जो है, अब आपकी क्योंकि नज़र है पाकिस्तान की सियासत पे, आप इधर से गई काफ़ी अर्सा पहले, तो आप इसको इंटरलिंक करती हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ोन टेपिंग के ऊपर कंटेम्प्ट की जो है कार्रवाई कर रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इसको काउंटर करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने ये कानून लेके आए? एब्सोल्युटली राइट। देखिए ना, अभी हमारी जो हुकूमत है वो बैकफुट पे जा रही थी, उनके पास कोई ऐसी पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे जिसको वो उस नैरेटिव को काउंटर कर सके, तो उन्होंने सोचा कि हम इस चीज को लीगलाइज ही कर देते हैं। जब एक चीज लीगली हो जाएगी तो फिर कोई हमें क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। तो ये आप ये कह सकते हैं एक लीगल क्वेश्चन उठता है ना जी, क्योंकि आप तो अब लेके आए ना, ये तो पार्लियामेंट से भी नहीं पास करवाया, ये तो कैबिनेट ने किया, और वो जो पहले हो चुका जो मामला उसके ऊपर इसको अप्लाई तो नहीं कर पाएंगे वो। मेरे ख्याल से उसको कोई ना कोई लूप होल्स निकाल के कवर अप हो जाएगा। माजी में बहुत सारे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के भी हुए, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बाबर सत्तार का केस जो है वो कवर अप हो जाएगा इसी के तहत। पाकिस्तान बस कवर अप करने पे लगा रहेगा। मेरे साथ ही रहिएगा। मुझे महमूना बताइएगा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इमरान खान की कल 3 जो है 9 मई के मुकदमात में उनकी ज़मानत अबूरी जो हैं वो उनकी गैर हाज़िरी में मनसूख कर दी, लेकिन एक मतलब जो है वकील साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, सरदार साहब, और उसमें उनको जो ये उन्होंने कहा कि जी वो रियासत के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने साजिश की। 109 जो आर्टिकल लगता है मेरे ख्याल में 109 ही जी ठीक है जी। और दूसरी तरफ आप भुट्टो साहब के केस में आप 109 में उनको 50 साल के बाद बेल आउट कर रहे हैं, और इधर आप ज़मानतें कर रहे हैं। ये जो तजाद आ रहा है और ये कैसा आ रहा है 3, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया शोर मचा रही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आपका टेक? देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं देना चाहती। नहीं, मैं चंद फैक्टर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगी कि रीजंस क्या हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले ये है कि ये साजिश और इश्तियाल अंगेज़ बयानात और आर्मी तनसीबात पे हमला, ये चीज़ें, और फिर इमरान खान का जो एक वीडियो पैगाम जारी हुआ था जब उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मुझे 9 मई को पकड़ लिया जाएगा, कैद में रखा जाएगा, तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया था। बात सुनिए, वीडियो पैगाम जारी किया था कि अगर मुझे पकड़ लिया
या कैद में रखा गया तो ये मुल्क में जो हालात हैं वो श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। तो ये बड़े अहम बयानात हैं और इनमें हम समझते हैं कि उस वक़्त इनको इदारों पे रिलाय करना चाहिए। और एक अहम फैक्टर जो मैं बड़ी यहाँ पे चीज़ जो है कोट करना चाहूँगी कि इमरान खान के साथ जो ये सारा कुछ हो रहा है या ये बयान दिया जाता है कि सियासी अदावत की वजह से हो रहा है, बेसिकली बिहाइंड रीज़न इज़ समथिंग डिफरेंट, कि वो ये कि अल्लामा जवाद साहब का शायद बयान जो आपकी निगाह से गुजरा हो कि जनरल आसिम मुनीर के साथ जो इनकी दूरी आई और जो मामलात पेश आए, वो बयान इतना डिटेल है और बहुत अहम उसमें इंकशाफात किए कि उसकी रीजंस क्या हैं, क्यों इनको रखा गया और किस किस्म के इन्होंने बयानात दिए। नहीं डिटेल में नहीं काशिफ साहब, बात ये है कि ये वो कड़ियों से कड़ियां मिल रही हैं जिसकी वजह से इनको कैद में भी रखा जा रहा है और इनके फैसले में भी तखीरी हो रही है। ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान में आप देखें, मेरी बात सुने, हम डिटेल्स में ना जाए बगैर, लेकिन मकबूल आम जो लीडर होता है जिसके साथ मासिज होते हैं, हमने भुट्टो का अंजाम भी देखा है। और लेकिन मैं आपसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए। आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मियाँ नवाज शरीफ जिस तरीके से जो है आर्मी चीफ उस वक़्त के जनरल फैज़ ISI चीफ जलसों के अंदर लंदन बैठकर जिस तरीके से अब्यूज़ करते रहे, नाम ले लेके करते रहे, उनको फिर आप बेल आउट क्यों करते हैं? उनको भी कुटहरे में लाएं, उनको भी जेल में फेंके ना। इंसाफ का तकाजा तो यही है, ये मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा और मैं आपके प्रोग्राम में भी ये बात कहूंगी कि बहुत सारे ऐसे बयानात हैं और फिर इन्होंने लाहौर जलसे में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं नवाज शरीफ साहब ने। नहीं, मरियम नवाज ने भी दिए, मरियम नवाज ने भी दिए, बिलावल भुट्टो भी देता है, आसिफ जरदारी ने भी माजी में दिए। आपके इदारे के ऊपर हमला हुआ बहुत बड़ा। हाँ जी, ये इन सबको फिर एक ही पलड़े में रखना चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये कहता है, फिर एक बंदे को सिर्फ सियासी अदावत या दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। साजिश का मुल्ज़म रियासत के खिलाफ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपको कि आप मतलब ज़ाहिर है कि लीगल फैटर्निटी से हैं, ये मुकदमात में ज़मानतें कैंसिल होती हैं, तो इस किस्म की ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? होती हैं ऐसी ऑब्जर्वेशन? जी, पहली बात तो ये है कि जी ये चूँकि जिसकी प्री अरेस्ट बेल जो इमरान खान की खारिज की गई वो बिल्कुल गलत हैं और गैर कानूनी तरीके से खारिज की गई हैं, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो डिस्पेंसेशन की अटेंडेंस की वो आई हुई थी, तो उनकी मौजूदगी में ज़मानत खारिज नहीं हो सकती। और जहाँ तक उसमें ऑब्जर्वेशन दी है वो भी बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसला जाता है उसके बिल्कुल बरक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह हदायत दी हुई है कि ज़मानत का फैसला जब आपने लिखना है तो उसमें बड़े कंट्रोल्ड आपने अल्फाज यूज़ अपना माइंड नहीं शो करना, अपना माइंड शो नहीं करना, क्योंकि कल ज़ाहिर है इसमें ट्रायल होना होता है और ट्रायल में जो है वो जो नीचे जो ट्रायल कोर्ट होती है वो फिर इन अल्फाज से कोई इन्फ्लुएंस ना ले सके। तो इस लिहाज से ये फ़ैसला जो है जिसमें ऑब्जर्वेशन दी गई है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो वाज़ेह हदायत हैं उसके बरक्स है और गलत फैसला है। जी सफीना, कैसे देखती हैं ये जो 3 केसेस में उनकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि ये पहले मोअज़्ज़ज़ जज जो थे एंटी टेररिस्ट कोर्ट के बहुत मेरे ख्याल 2-4 तारीखों से वो सुप्रीम को कह रहे थे कि जी आप उनको ऑनलाइन लेके आएँ, उनकी हाज़िरी मुमकिन बनाएँ, तो सुप्रीम को सज़ा देने के बजाय इनकी पूरी ज़मानत जो है कैंसिल कर दी गई। हाउ डू यू सी इट? मुझे साथ ये भी बताइए, क्योंकि आप लंदन में हैं, ओवरसीज़ जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान की ओवरऑल पोजीशन पे, इकोनॉमी पे और जो केओस है इधर पाकिस्तानी सियासत में? देखिए, हमारा जो ओवरसीज डायस्पोरा है वो इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। पहले हम देखते थे कि इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है सामने आते थे और वो इमरान खान साहब के लिए आवाज उठा रहे थे। लेकिन अब लगता है कि जैसे हमारी हुकूमत ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर छोड़े हैं जो उनको डरा धमका कर जो है मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। प्लीज नेम वन ऑफ देम, कोई ऐसा एलिमेंट जो है जो आप कह रही हैं एकदम ये 2 साल की हुकूमतों ने ओवरसीज़ के लिए ऐसा कौन सा स्टेप लिया है? क्योंकि मैं आपकी जो ओपिनियन है मैं उससे डिफ़र तो करूंगा, लेकिन मैं आपकी ओपिनियन का एहतराम भी करता हूं। कौन सा ऐसा स्टेप लिया इस गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ के लिए कि जिसमें इनकी सपोर्ट बढ़ी है?
नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत के लिए सपोर्ट बढ़ी है। मैंने कहा इमरान खान साहब की सपोर्ट को मिनिमम करने के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट छोड़े जा रहे हैं इमरान खान साहब की अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, जो ओवरसीज सपोर्ट की सूरत में मौजूद है, ताकि उनको डराया जाता है, उनको जी कि उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। अगर कोई शख्स यहाँ ओवरसीज में बोलता है तो बैक होम पाकिस्तान में उनके घरों में पुलिस भेज दी जाती है, या अननोन सिविल कपड़ों में लोग पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो बैठे हुए लोग आप स्टेट ऑपरेशन की बात कर रही हैं? जी 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 बिल्कुल। तो वो उस सिचुएशन में जो है इमरान खान साहब के पॉलिटिकल पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, लोग बहुत ज्यादा डरे सहमे हुए हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि हुकूमत आप कह लें या हमारी एस्टैब्लिशमेंट कह लें, अभी तक उनकी स्ट्रेटजी बहुत ही सक्सेसफुल जा रही है। वो लोगों को मैनिपुलेट करने में, लोगों को तोड़ने में बहुत ही हद तक जो है वो सक्सेसफुल रहे। अच्छा सफीना, आप जिस तरह से इमरान खान साहब जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने बड़े दौर देखे हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन है, रियासत का ऑपरेशन है, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक का हो, मुशर्रफ का हो, या मौजूदा हुकूमत का हो, ये आप समझते हैं कि ज़्यादा देर जो है प्रोलॉन्ग किया जा सकता है? अवाम की जो फीलिंग्स है, अवाम का रिएक्शन है, उसको कितनी देर तक आप दबा सकते हैं? देखिए, हमने माजी में भी देखा है कि लोगों को डरा धमका कर ये होता है कि वो पब्लिक जो स्ट्रीट स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। एस्टैब्लिशमेंट का काम ही यही होता है कि पब्लिक जो है वो रोड के ऊपर ना निकल सके, वो स्ट्रेंथ पूरी दुनिया ना देख सके। माजी में हमने पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ भी यही देखा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसे देखा। लोग बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन खामोश अपने घरों में बैठकर जब वोट देने का टाइम आता था तो वो बाहर निकलकर वोट जरूर दे देते थे, लेकिन बाहर निकलना लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को अपनी फैमिलीज और अपना बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा अजीज होता है। अभी भी इमरान खान साहब के साथ भी वही सिचुएशन हो रही है। इमरान खान साहब को सपोर्ट मौजूद है, लेकिन वो आप स्ट्रेंथ जो है आपको रोड के ऊपर नजर नहीं आएगी। वो वोट बैंक जरूर कायम है। जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी इमरान खान साहब के हाथ में कोई चीज इंडोर्स की सूरत में, वोट की सूरत में देने की पोजीशन में आएंगे, तो लोग बाहर निकलेंगे और भरपूर तरीके से जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो एक स्ट्रेंथ दिखाने की चीज होती है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है उसमें फिलहाल कामयाब हुई है। राइट, आप मेरे साथ ही रहिएगा। महमूना, मुझे बताइएगा, आज फ्लोर मिलों ने हड़ताल कर दी है और आप समझती हैं हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। हम तो उस वक्त भी चीखते रहे कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस किसानों के साथ जो किया, लेकिन जो वज़ीर आला साहब आए वो तो बड़े खुशी से कहती थी जी हमने ये चैप्टर ही क्लोज़ कर दिया, हुकूमत अब उनसे नहीं ख़रीदेगी। हालांकि ये आपको मालूम है कि जो किसान थे उनकी गंदम जो है ज़लील ख्वार हो गई और औने पौने उधार बेची है उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में। हालांकि इन्होंने 3,900 उसकी खुद ही उसकी जो है जो कीमत मुकर्रर की थी, लेकिन एक बहुत बड़ा स्कैम जिसमें कोई 400 से ज़्यादा अरब रुपया इन्वॉल्व था, वो इन्होंने इंपोर्ट करके, गंदी गंदम इंपोर्ट करके, जिसको अब ये ख़राब गंदम को बेच रहे हैं, किसानों की कमर तोड़ी। आपका टेक इसके ऊपर? काशिफ साहब, पहले तो इन्होंने डिसाइड ये किया था 3,500 में, ठीक है, पर मंथ। ये 3,900 जो है ये अब खरीदी जाने लगी है। और गवर्नमेंट तो नहीं खरीद रही? नहीं, गवर्नमेंट नहीं खरीद रही। उसके मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ कि मरियम नवाज साहबा ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, जिसको आपने कोट भी किया है, वो एक जगह पे उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है करप्शन को रोकना चाह रहे हैं, जो मिडलमैन है हम उस बंदे को जो कि फ़ायदा ले जाता है उसको रोकना चाह रहे हैं। बिहाइंड जो हकीकत है वो कुछ और है। ये इन्होंने अशराफिया को नवाज दिया है बड़ी टेक्निकली। अब आप समझिए ज़रा इसको कैसे नवाजा है कि इन्होंने गंदम नहीं खरीदी और जितने सरमायादार थे ना उन्होंने औने पौने किसानों से गंदम उठाई। माफियाज, वो माफियाज ने इस सेंस में, और हुकूमत एक वो मक्खन से बाल की तरह एक साइड पे खुद को कर लिया कि हम तो जनाब लाइलम है इस चीज से, हमने कोई गलत काम नहीं किया, ना कोई गलत डिसीजन लिया है। अब वो अशराफिया ने क्या किया, वो गंदम स्टोर कर ली। अब उनसे गवर्नमेंट जो है महंगे दामों ले रही है। अब जो रकम नहीं इन्होंने जो रेट जो इन्होंने नया डिसाइड किया है, वो रेट जब अब फ्लोर मिल मालकान को दे रहे हैं, ऊपर से प्लस टैक्स लगा रहे हैं, तो वो आटे का रेट एकदम ऊपर चला गया आसमान को। समझते हैं कि ये जो रेट जो हाइप होगी, ये सारा इल्ज़ाम तो इस गवर्नमेंट पे आएगा, प्रॉब्लम में इजाफा ही होगा ना। पहले इसकी ज़ाहिर है कि एक्सेप्टेबिलिटी
और इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवालात हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। काशिफ साहब, हमारी आवाम की जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर है, वो भूल जाते हैं। दर हकीकत उनको उलझा इतना दिया गया है कि अपने घर के मसाइल से ही नहीं निकल पाते हैं। अब माजी में देख ले, ये आटे का हम इशू उठा रहे हैं ना, तो माजी में चीनी के साथ पीटीआई के दौर में हुआ था, चीनी का भी आ रहा है। हाँ जी, पीटीआई के दौर में चीनी का हुआ था। और जब जहांगीर तरीन के ऊपर, मुंह के ऊपर लोगों ने नारे लगाए थे चोर चोर के, और स्टेडियम में बैठना उनके लिए बहुत नागवार हो गया था और उठ के जाना पड़ गया था। तो ये माजी में भी ऐसे वाकयात हुए हैं। अगर हम लॉजिक्स के ऊपर बात करें, एक प्रॉब्लम आटे का बोरान, क्योंकि आटा अब वही सिचुएशन ऐसे है जी, कराची में तो बिल्कुल आटा नहीं है, ठीक है जी, और लाहौर और दूसरे शहरों में भी आटा जो है किल्लत और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट्स हैं, और चक्कियों वालों ने अपने रेट्स मुकर्रर किए हुए हैं, यानी तो रेट का कोई तयन नहीं है। ये चक्कियां भी बंद कर दी। सरदार साहब, मुझे बताइएगा, हाउ डू यू सी इट, इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो गलत काम करके भी, किसानों की कमर तोड़कर भी, वो कहती जी हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, और 2 माह नहीं गुजरे और एक बुरहान आ गया, आटे की जो है किल्लत भी सामने आ गई, और फिर जो प्रोटेस्ट करता है उसका टैक्स वो इवेड कर देते हैं। फिर IMF कहाँ पे खड़ा है, जो IMF के नाम के ऊपर आवाम को लूटा जा रहा है? क्योंकि आपने देखा पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने किया, 0 पॉइंट समथिंग था, इन्होंने टैक्स ख़त्म कर दिया, कल इनका भी कर देंगे। तो फिर आम आदमी का कसूर क्या है, जिसके 25,000 रुपये सैलरी है, उसको 40,000 बिल भेज रहे हैं? देखें जी, ये अभी कल की बात है कि जब वज़ीर आला पंजाब ये बात कर रही थी कि देखें जी हमने आटा सस्ता कर दिया है, हमने जो बंदा 1 रोटी खा सकता है उसको हमने 2 रोटी के बराबर जो है वो पेश कर दी हैं। तो आज ये उनकी नाअहली जो है वो खुलकर सामने आ गई है कि वो जो फ़ैसला उन्होंने किया था कि हमने किसानों से गंदम नहीं ख़रीदनी, उसकी वजह से किसान जितने परेशान हुए हैं, किसानों की जो मुआशी सूरत हाल है, मैं चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो गांव से है, मैं इसको बखूबी समझ सकता हूँ कि कितने बुरे हालात हैं। वो किसान जिनको गंदम जो है वो तकरीबन आलमोस्ट 4,000 रुपया मन उनकी कास्ट पड़ती थी, उनसे किसी ने 3,000 रुपया मन भी गंदम नहीं खरीदी, और उन्होंने वो गंदम ओने पौने दामों जो है वो फरोख्त की है और आधार फरोख्त की है। लास्ट क्वेश्चन है, मैंने वो सबीना की तरफ भी जाना है, तो आप मुझे ये बताइएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है जिस पे पाकिस्तान की जो है ज़राअत भी जुड़ी हुई है। तो ये जो गंदम उगाते थे, जो काश्त करते थे, आप क्या समझते हैं कि जो इस साल उनके साथ हाल हुआ है, अगले साल में कितने % लोग जो हैं, मुझे कुछ मेरे पास भी रिपोर्ट्स हैं कि वो गंदम को काश्त नहीं करेंगे? आपके पास कोई ऐसी? मेरे पास बिल्कुल ऐसी इतलात हैं कि लोग अगर काश्त भी करना चाहें तो उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो गंदम अपने जो खेत हैं उनको काश्त कर सकें। तो किसान कार्ड जो वो कह रही हैं मुहतरमा, वो किसान कार्ड पता नहीं कहाँ पे हवा में किन को मिलने हैं, कौन से सियासी उसमें मफादात छुपे हुए हैं। अभी तो आप देख सकते हैं, अभी जाके निकले, आप गाँव में निकले तो देखें कि किसान का कितना बुरा हाल है। तो मैं बिल्कुल इस बात से इत्फाक करता हूँ कि जो हमारे खेत, जो पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूस करता है गंदम, तो अगली जितनी गंदम इस दफ़ा हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे आधी भी अगली दफ़ा पंजाब प्रोड्यूस। ये एक और प्रॉब्लम हमारे लिए तैयार खड़ी है। सफीना, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसके 2 पोर्शन है। आप देख रही हैं कि पाकिस्तान में बहरान ही बहरान है, जो है इंजॉय करते हैं हमारे शराफिया, गवर्नेंस की बात करते हैं। आप यूके में बैठी हैं, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन शेप में है लेकिन उसको ओबे होता है, हमारा रिटन शेप में है लेकिन उसको मोम की नाक बनाकर जो चाहता है अपनी तरफ मोड़ लेता है। जमात इस्लामी एक धरना देने जा रही है, और मैंने कल देखा था कि 12 तारीख थी पहले, लेकिन अब उन्होंने 26 दे दिया है। लेकिन एक चीज़ है कि वो मोटिवेट तो कर सकते हैं लोगों को। और ये जो पाकिस्तान में गंदम और दूसरे बुरान आते हैं, हाउ डू यू सी इट, इसका हल क्या है? पहली बात तो ये जो जमात इस्लामी जो अपना एक धरना देने जा रही है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये हुकूमत के अंडर हैं। ये आप लोग पहले बात बहुत ज्यादा क्लियरली रख लें। हुकूमत के पास ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जो वो दूसरों को काउंटर करने के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान किया हुआ है कि वो मुहर्रम के बाद जो है वो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्ड 2 साल में कामयाब नहीं हुआ है। एज ए ऑब्जर्वर ऑफ पॉलिटिक्स बता रहा हूं आपको।
लेकिन वो फिर भी अपने कार्ड तो यूज करेंगे, वो कोई ना कोई काउंटर नैरेटिव लेकर आएंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि पीटीआई जिस तरह से डरी सहमी हुई है उनके रहनुमा, वो कुछ लोगों को गैदर करके बाहर निकालने में सक्सेसफुल होंगे। जमात इस्लामी के अपने कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, हो सकते हैं कि कुछ वो हुकूमत से कुछ गेन करना चाहते हो, जिसकी वजह से वो प्रेशर टैक्टिक्स डालकर दबाव में लाकर हुकूमत से कुछ मनवाना चाहती हो। इसके अलावा हुकूमत या अवाम के लिए जमात इस्लामी कुछ करना चाहती हो, मुझे उसका दूर दूर तक इम्कान नजर नहीं आता है। दूसरी बात आपने ये की कि जो बरतानिया के अंदर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पाकिस्तान के अंदर तो यही प्रॉब्लम है, हर चीज लिखी हुई है, हमें पता है कि स्याह क्या है, सफेद क्या है, इसके बावजूद हम सफेद को स्याह करना चाहते हैं। टाइम खत्म हो गया सबीरा, मुझे ये बता दीजिए क्या कि पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज है, जैसे आप यूके को ले लें, आप ओवरसीज की भी बात ना करें, वन लाइन आंसर दे दीजिए, हमारे मौजूदा हुक्मरानों को किस निगाह से देखा जाता है? वन लाइन आंसर। मोस्ट करप्ट, दी मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन इन। राइट, थैंक यू जी। आप कह रही थी जी ये जमात इस्लामी के तहत में, और अभी सबीना ने कहा कि पीटीआई के लोग डरे हुए हैं। जाहिर है कि रियासती जबर जब होगा तो डरेंगे। नहीं डरे नहीं है काशिफ साहब। मैं इतनी बात कहूंगी कि पीटीआई की जितनी भी यूथ है वो बहुत ज्यादा तहजीब के दायरे से आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है। और अगर इनको कंट्रोल अभी भी नहीं किया जाएगा, इन फ्यूचर बहुत नेगेटिविटी होगी जी। सरदार साहब, जमात इस्लामी का वो कह रही है कि ये हुकूमत की बी टीम है। मैं जो मेरी बहन सफीना खान ने ये बात की है कि जमात इस्लामी बी टीम है, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी और पाकिस्तान अवामी तहरीक ऐसी जमातें थीं, उन्होंने साबित किया कि जिनके पास स्ट्रीट पावर थी और वो लोगों, औरतों और बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। मैं नहीं समझता कि जमात इस्लामी जो है वो हुकूमत की बी टीम है। जमात इस्लामी देखें कि ये इस वक्त जो जमात इस्लामी के अमीर हैं नईमुर रहमान, वो बिल्कुल उनमें करंट है, और वो ये जो काजी हुसैन अहमद की जो सियासत है उसको वो जिंदा करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी तहरीक जो है वो कामयाब होने वाली है। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वीवर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने कोशिश की कि आप तक ओपिनियन पहुँचा सकें। तमाम गेस्ट जो हैं उनकी ओपिनियन का एहतराम है, आप उससे डिफ़र कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप तक सच बात पहुंचा सकें, स्पेशली आने वाली जनरेशन जो हमारा पिलर्स हैं उन तक पहुंचा सकें। और कोशिश ये भी करते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ है थोड़ा थोड़ा वो भी बता सकें, ताकि सबक सीखते रहें सब लोग। हुक्मरानों ने तो सबक ना सीखा ना सीखेंगे, बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।